फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम आइरिस है और वह बहुत दुखी है। हाल ही में उसके बेटे की मौत हो गई थी, जिससे उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। उसके दिमाग में अजीब विचार आने लगे थे। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने अपनी छोटी सी जिंदगी को एक पॉकेट में डालकर एक कार लेकर घर से निकल जाने का फैसला किया। सुबह होते होते वह कुछ पहाड़ों के पास पहुंच गई, जहां उसके बेटे को दफनाया गया था। वह अपने बेटे से भावुक बातें करती है और कहती है कि अब वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। वह पहाड़ी के किनारे पर पहुंच जाती है और आत्महत्या करने वाली होती है। तभी वहां एक आदमी आ जाता है। वह समझता है कि आइरिस अपनी जान लेना चाहती है। वह उसे बचाने और उसके विचार बदलने की कोशिश करता है और उससे बात करने लगता है। वह अपना नाम रिचर्ड बताता है और कहता है कि वह उसे रोकने नहीं आया है, बस उससे मरने से पहले कुछ बातें करना चाहता है। वह उसे एक लड़की की कहानी सुनाता है जो बहुत जिंदा दिल थी। वह हर चीज में रुचि रखती थी जो किसी युवा लड़की की जिंदगी में एक्साइटमेंट ला सकती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपनी दोस्त के साथ जा रही थी, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। वह तो बच गई, लेकिन उसकी दोस्त मर गई और इस सदमे ने उसे कई महीनों तक परेशान रखा। लेकिन जब वह वापस आई तो उसने महसूस किया कि उसका परिवार उससे बहुत प्यार करता है और उसकी ठीक होने का इंतजार कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी को लेकर कितना गलत कर रही थी। वह आइरिस से कहता है कि इस कहानी का मकसद यह बताना है कि कोई भी मरना नहीं चाहता, बस कुछ कमजोर लम्हे हमें यहाँ तक ले आते हैं। अब तुम चाहो तो मर सकती हो, मैं जा रहा हूँ। वह अपनी कार का दरवाजा भी नहीं खोल पाई। फिर रिचर्ड अपनी गाड़ी से एक छाता लेकर उसके पास आता है और कहता है कि वह उसकी मदद करेगा दरवाजा खोलने में। आइरिस को यह अजीब लगता है कि वह इतनी धूप में भी छाता लेकर क्यों आया था। फिर वह उस छाते से आइरिस पर हमला कर देता है और पता चलता है कि यह एक इलेक्ट्रिक छाता है, जिससे आइरिस को बुरी तरह झटका लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। उसे थोड़ी बहुत होश में आकर बस इतना ही समझ में आता है। महसूस हो रहा था कि रिचर्ड उसके हाथ पैर बांध रहा है, जिसके बाद वह उसे उठाकर अपनी गाड़ी में फेंक रहा है। होश में आने पर आइरिस रिचर्ड से बात नहीं करती, बल्कि चतुराई से अपनी स्मार्टफोन से अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है। यह बात रिचर्ड को पता चल जाती है और वह कहता है कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। अब इस विचार ने तो उसका काम नहीं किया। तभी उसके दिमाग में एक दूसरा विचार आता है। उसने रात में अपनी जेब में एक चाकू रखा था। वह चुपके से उसे निकालती है और अपने हाथों की रस्सी काटने की कोशिश करती है। इस दौरान वह रिचर्ड से बातों में लगी रहती है। अपने हाथों को आजाद करते ही वह बिना समय गंवाए रिचर्ड पर हमला करती है। उसके हमले से रिचर्ड की कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वे एक पेड़ से टकराकर एक एक्सीडेंट कर लेते हैं। इस एक्सीडेंट में दोनों को चोटें आईं। वह यहाँ भी रिचर्ड से बचना चाहती थी, इसलिए उसने फ्रंट सीट बेल्ट की मदद से रिचर्ड का गला दबाने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड खुद को बचा लेता है। आइरिस एक तीसरी बार उस पर हमला करती है, जिससे दोनों गाड़ी से एक झटके से बाहर गिर जाते हैं। आइरिस ने रिचर्ड के ऊपर चाकू तान रखा था, तो रिचर्ड ने कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो कि मैं इतनी आराम से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? असल में मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन लगा दिया है, जिससे 20 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। तुम चल फिर नहीं पाओगी, बोल भी नहीं पाओगी। इस समय में तुम जो कुछ करना चाहती हो कर सकती हो। रिचर्ड की बातों ने उसे सच में बहुत डरा दिया था। वह जितनी तेजी से हो सके जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन भागते भागते उसे महसूस होने लगता है कि उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। धीरे धीरे उसके पैर भी काम करना बंद कर देते हैं और वह चलने से भी वंचित हो जाती है। रिचर्ड से बचने के लिए वह किसी तरह खुद को खींचते हुए एक नदी में बह जाती है। रिचर्ड दूर से आवाज लगाता है कि तुम गलत कर रही हो, तुम तैर नहीं पाओगी, डूब जाओगी, मर जाओगी। लेकिन आइरिस उसकी बातों को अनसुना कर रही है। वह सच में तैर नहीं पा रही थी, लेकिन पानी के बहाव से वह गिरने के दूसरी तरफ पहुंच गई। यहाँ से किनारा पास था। उसने देखा कि उसके पास सिर्फ 1 मिनट था। पूरी तरह से पैरालाइज होते हुए उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए किनारे तक पहुंचने की कोशिश की। सामने उसे एक फार्म हाउस दिखाई दिया। उसने उस फार्म हाउस तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वह गिर गई। वह अब न चल पा रही थी, न मदद मांग पा रही थी और न ही बोल पा रही थी। जो उसके नियंत्रण में था वह सिर्फ अपनी आंखें हिलाना था। काफी देर तक वहाँ पड़े रहने के बाद एक बूढ़ा आदमी जो उस फार्म हाउस में काम कर रहा था उसे नोटिस कर लेता है। वह उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन आइरिस कोई जवाब नहीं दे पाती। अब यह बूढ़ा आदमी उससे छोटे छोटे सवाल करता है, जैसे क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या तुम मुश्किल में हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? आइरिस इन सवालों के जवाब देने के लिए अपनी आँखों का इस्तेमाल करती है। हाँ कहने के लिए वह 1 बार आंखें चपकाती है और ना कहने के लिए 2 बार। इस तरह उसकी बात समझते हुए बूढ़ा आदमी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक ग्रास ट्रॉली में लिटाते हुए अपने घर के अंदर ले जाता है। अभी वे घर में ही थे कि अचानक उनके घर का दरवाजा बजने लगा। आइरिस समझ गई कि यह रिचर्ड होगा।
उसने बार बार अपनी आंखें चपकाई, लेकिन वह उसकी बातों में नहीं आया। मैंने उसे कहा, तुम अपनी पत्नी को कॉल करके देखो, तो रिचर्ड झूठ बोल देता है कि उसका फोन तो रास्ते में कहीं गिर गया है। उसके झूठे आंसुओं को देखकर बूढ़ा आदमी भी कहीं न कहीं उसकी बातों में आने वाला था, लेकिन तभी उसकी जेब से उसका फोन बज गया। यह बूढ़ा आदमी उसका झूठ पकड़ लेता है। अब रिचर्ड भी अपना असली चेहरा बूढ़े आदमी को दिखा देता है। बूढ़ा आदमी से कहता है, ठीक है, अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो सच सच बताओ, क्या तुमने आइरिस को देखा है? यह बूढ़ा आदमी उसे भगाने के लिए पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है, लेकिन रिचर्ड उस पर हमला कर देता है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह बूढ़ा आदमी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। बूढ़े आदमी ने उससे अच्छा मुकाबला किया और उसे पीटा, यहाँ तक कि रिचर्ड की ताकत आधी रह गई। वह रिचर्ड को नीचे गिराते हुए पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी रिचर्ड के हाथ में एक चाकू लग गया, जिसे उसने बूढ़े आदमी की टांग में घुसा दिया। जैसे ही बूढ़ा आदमी नीचे गिरा, रिचर्ड उसने अपने पैर से वही चाकू निकालकर उसके पेट में बुरी तरह घुसा दिया और उसे घुमाया। वह वहीं पर मर गया। आइरिस सोफे के पीछे से यह सब देखती रही। जो हुआ वह बहुत बुरा था। वह उसकी वजह से मरा था क्योंकि रिचर्ड हंस चुका था। उसने एक हत्या कर ली थी और सभी सबूतों को छिपाने के लिए वह केरोसिन तेल से भरी एक पूरी कैन इस घर में डाल देता है और वहाँ से निकल जाता है। आइरिस जिंदा थी, लेकिन वह जलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मुश्किल से अपनी एक उंगली हिलाई और खिड़की की ग्रिल में डालकर उसे खोलने और बंद करने लगी। बाहर से रिचर्ड यह सब देख लेता है। उसे पता चलता है कि अंदर कोई जिंदा है जो उसके लिए खतरा हो सकता है। जब उसने देखा तो वह आइरिस ही थी। रिचर्ड उसे उठाकर एक ट्रक में डाल देता है। यह ट्रक उसी पुराने घर का था। अपनी कारें तो ये लोग काफी दूर छोड़ आए थे, इसलिए यहाँ से जाने के लिए उन्होंने ट्रक का इस्तेमाल किया। आइरिस चुप थी, वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह रिचर्ड की बातें सुन सकती थी। तभी उसकी बेटी का कॉल आता है, जो उसे बताती है, डैड, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, इसलिए मैं और मम्मी आपके पास आने वाले हैं। रिचर्ड उनसे कहता है, नहीं, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, तुम लोग मेरे पास नहीं आ सकते। लेकिन उसकी बेटी बहुत जिद कर रही थी और उसने कहा कि वे आकर रहेंगे। इससे रिचर्ड बहुत तनाव में आ जाता है। इसी तनाव में उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है और इससे भी बुरा यह होता है कि उसकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल भरवाने के लिए वह फ्यूल स्टेशन के पास आता है और आइरिस को एक कैप पहनाता है ताकि लोग उसके एक्सीडेंट को न देख सकें। यहाँ पर आइरिस अपने हाथों का पूरा जोर लगाती है सीट बेल्ट को खोलने के लिए, लेकिन उसके शरीर के पैरालाइज होने के कारण उसके हाथों का हिलना भी बहुत मुश्किल था। तभी वह एक लड़के को देखती है जिसकी उम्र लगभग उसके बेटे जितनी थी। उसे देखकर वह और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। यह बच्चा भी उसे देखकर पहचान लेता है कि शायद वह किसी मुसीबत में है। इससे पहले कि वह आइरिस से कुछ पूछ पाता, उसकी माँ उसे वहाँ से ले जाती है। यह महिला पहचान गई थी कि यहाँ पर आइरिस के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पीछे से पुलिस को कॉल कर दिया और इस गाड़ी का नंबर भी उन्हें बता दिया। वह अब गाड़ी चलाते हुए वहीं पर ले जा रहा था जहाँ उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी। वह इस गाड़ी को वापस अपने घर ले जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पुलिस अधिकारी आकर उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी गाड़ी के बारे में एक शिकायत आई है। पुलिस अधिकारी को उस इंजेक्शन का भी पता चल जाता है जो रिचर्ड आइरिस को पैरालाइज कर रहा था। इससे उसे समझ में आ जाता है कि रिचर्ड ने आइरिस को कैद किया हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पुलिस अधिकारी का सारा काम बिगड़ जाता है और रिचर्ड उसे मार देता है। इसके बाद उसने अधिकारी को उठाकर उसकी कार में डाल दिया और गाड़ी जला दी ताकि सभी सबूत मिटा सके। अब आइरिस पूरी तरह हेल्पलेस हो चुकी थी और मदद की सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी। जो भी करना था उसे खुद करना था। पैरालाइजिंग का असर अब उसकी बॉडी से कम हो रहा था और उसे बोलने की ताकत भी मिल गई थी। इसलिए उसने रिचर्ड से बात करना शुरू किया। जब रिचर्ड उसकी भावनात्मक बातों में नहीं आया तो आइरिस ने वह इंजेक्शन उठाया और अपने आप को बचाने के लिए रिचर्ड की टांग में स्टॉप करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे इंजेक्ट नहीं कर पाई। दवा रिचर्ड के अंदर नहीं गई और वह हंसने लगा। उसने आइरिस से कहा, बेचारी, तुम कितनी कमजोर हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने बताया कि पहले वह उसे अपने घर ले जाकर मारने वाला था, लेकिन अब उसकी फैमिली आ रही है, इसलिए उसने सोचा कि वह उसे नदी में ले जाकर मारेगा। वह कहता है कि पहले वह उसे बहुत तंग करना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा करने में मजा आता था, लेकिन अब उसकी फैमिली ने उसका सारा प्लान बिगाड़ दिया है। वह उसे नदी के किनारे ले जाकर एक बोट में बिठा देता है। आइरिस आधे शरीर की ताकत के साथ वहीं बैठी थी और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वह अभी भी कुछ सोच रही थी कि तभी उसे रिचर्ड के बैग में एक चाकू दिखाई देता है और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह रिचर्ड के सामने रोने का नाटक करती है और उससे कहती है कि उसकी जेब में उसके बेटे की फोटो है जिसे वह आखिरी बार देखना चाहती है। रिचर्ड हंसता है, लेकिन उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। जब वह उसके करीब आता है और नीचे झुकता है
तो आइरिस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी पीठ से चाकू घोंप दिया। आइरिस खुश थी, उसने अपनी दुश्मन को मार दिया, एक किलर को खत्म कर दिया और उसकी जान अब बच गई थी। लेकिन शायद मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसने देखा कि जिस नाव पर वह थी उसमें गोली लगने की वजह से छेद हो चुका था और पानी तेजी से नाव के अंदर भर रहा था। वह हिल नहीं सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक पैरालाइज्ड थी। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि उसके शरीर के पैरालाइज्ड होने के कारण वह किसी मृत लाश की तरह ऊपर आ गई। कुछ ही देर में जैसे ही उसका शरीर सामान्य हुआ, वह तैरते हुए किनारे तक पहुंच गई ताकि पुलिस को बुला सके। लेकिन उसे अपना बदला लेना था, इसलिए वह वहां से चली जाती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।